गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अपन पढ़ रहे हैं अपना पाठ 2 संघर्षकालीन भारत। और संघर्षकालीन भारत में हम पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर पांच राजवंशों ने शासन किया था, ये हमने देखा। आज हम इसका 5वां वंश पढ़ेंगे, लोधी वंश। ठीक है, 5 राजवंशों के नाम आपको याद ही होंगे। सबसे पहला दास वंश, फिर तुगलक वंश, पहला दास वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और आज है अपना 5वां लोधी वंश। ठीक है, तो देखो किताब खोल लो अपनी अपनी। लोधी वंश। अंतिम सैयद शासक आलम शाह ने स्वेच्छापूर्वक दिल्ली का शासन त्याग दिया और बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। आलम शाह, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? आलम शाह। ये भी प्रश्न बन सकता है 1 नंबर का आपका कि सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने स्वेच्छा से अपना दिल्ली सल्तनत का शासन त्यागा। अब स्वेच्छा यानी इच्छा से, अपनी इच्छा से। और उसके बाद शासक कौन बना? बहलोल लोधी। लोधी वंश का बहलोल लोधी। लोधी वंश में भी 3 शासक हुए हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर शाह लोधी और इब्राहिम लोधी। अंतिम शासक कौन था लोधी वंश का? इब्राहिम लोधी। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक भी इब्राहिम लोधी ही था, क्योंकि उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है। तो दोनों याद रखोगे आप। देखो आगे, बहलोल लोधी ने 1451 में दिल्ली पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर तुर्कों के बाद पहली बार अफगान साम्राज्य, ये तुर्क थे बाकी, और लोधी वंश में बहलोल लोधी कौन था? अफगानी था। अफगान साम्राज्य का शासन हुआ। उसने जौनपुर के महमूद शाह सरकी के दिल्ली पर अधिकार करने के प्रयास को असफल कर दिया। किसने? बहलोल लोधी ने। 38 वर्ष शासन करने के बाद 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी किसकी? बहलोल लोधी की। इसके बाद उसका पुत्र निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर सुल्तान बना। उसके अंडरलाइन कर लो, मृत्यु कब हुई? बहलोल लोधी की 1489 में। 1451 में शासक बना, 1489 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका दूसरा पुत्र था निजाम शाह। पुत्र का नाम क्या था? निजाम शाह। लेकिन वो दिल्ली सल्तनत का शासक बना सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके। तो अपन सिकंदर लोधी के नाम से ही जानते हैं। थोड़ा ये भी ध्यान रख लेना कि सिकंदर लोधी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम शाह। अंडरलाइन भी कर लो इस पे। निजाम शाह सिकंदर शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली का सुल्तान बना। कब? 1489 में। तिरहुत, बिहार एवं बंगाल तक उसने साम्राज्य विस्तार किया। इसका न्याय प्रबंध एवं राजस्व सुधार प्रसिद्ध है। इसका किसका? सिकंदर शाह का। भूमि की नाप और उसके आधार पर भूमिकर नीति करने का कार्य किया। एक गज चलाया जो प्राय 30 इंच का होता था। यह गज लंबे समय तक सिकंदरी गज के नाम से चलता रहा। अब इस पे अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिकंदरी गज। इसने क्या किया? सुधार कार्य है इसके। इसने जो है, इसने किसने? सिकंदर शाह ने, जो लोधी वंश का दूसरा शासक था। न्याय प्रबंध और राजस्व में इसने सुधार किया दिल्ली सल्तनत के काल में। भूमि की नाप और उसके अधिकार पर जो है भूमि कर तय कर दिया। भूमि की नाप जोप करवाई गई, किसान के पास कितनी भूमि है उसी के अनुसार उससे कर लिया जाता था। और भूमि को नपवाने के लिए इसने 30 इंच का जो एक गज चलाया, वो सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है। आपके यहाँ पर 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, सिकंदरी गज क्या है? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक सिकंदर शाह ने भूमि की नापजोप करवाने के लिए 30 इंच का एक गज चलाया। उसे सिकंदरी गज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो, सिकंदरी गज में अंडरलाइन कर लो। इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर एवं धौलपुर के शासकों को अधीन रखने के अभिप्राय से उसने 1506 ईस्वी में आगरा नगर का निर्माण कराया। अंडरलाइन कर लो इस पे भी। 1506 की जगह बेटा 1504 करो आप यहाँ। ठीक है, 1504 में आगरा नगर किसने बसाया? सिकंदर शाह लोधी ने। कब बसाया? 1504 में। और क्यों?
कि ये इटावा, बयाना, ये जो ग्वालियर, ये जो धौलपुर, ये शासक थे ना, इन पर अधिकार करने के लिए आगरा इनके आसपास था, इसलिए उसने जो है 1504 में, 1506 नहीं होगा, क्या होगा यहाँ 1504 में आगरा नगर का निर्माण करवाया। यहाँ प्रश्न बन रहा है आपके 1 नंबर का कि आगरा नगर का निर्माण किसने करवाया है, आगरा नगर किसने बसाया, कब बसाया। तो लोधी वंश के शासक सिकंदर शाह लोधी ने 1504 में आगरा नगर बसाया। उसका उपनाम गुरुल खां था, उपनाम। वास्तविक नाम क्या था देखो सिकंदर का, निजाम शाह। शासक किस नाम से बना, सिकंदर शाह के नाम से, और वैसे उपनाम था उसका गुरुल खां। 3 नाम हो गए इसके। इसी उपनाम से वह कविता भी लिखता था। नवंबर 1517 में उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोधी आगरा की गद्दी पर बैठा। इसने क्या किया, आगरा नगर बसाया और अपनी राजधानी आगरा को ही बना ली। और क्यों, ये इटावा, बयाना, कौल, ग्वालियर, धौलपुर के शासकों को अपने अधीन रखने के लिए इसने आगरा नगर बसाया, और राजधानी भी किसको बना ली थी, आगरा को ही। नवंबर 1517 में इसकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद इसका पुत्र इब्राहिम लोधी आगरा की गद्दी पर बैठा। सिकंदर शाह का पुत्र इब्राहिम लोधी, जो लोधी वंश का अंतिम शासक था। अंडरलाइन कर लिया करो ऐसे सबके। 1517 में सिकंदर शाह की मृत्यु हुई। 1517 में जो इब्राहिम लोधी बैठ गया आगरा की गद्दी पे। अब 1517-18 में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। इसको खातौली का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध है ये, खातौली का युद्ध। अंडरलाइन करके यहाँ लिख लो आप, खातौली, खा तो तय पे औ की मात्रा, खातौली का युद्ध कब हुआ, 1517-18 में। ऐसे खा तो ली, खातौली का युद्ध। ये किस किस के मध्य हुआ, इब्राहिम लोधी जो आगरा का शासक था, दिल्ली सल्तनत का शासक था, इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य। 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, खातौली का युद्ध कब व किस किस के मध्य हुआ। ठीक है, 1517-18 में इब्राहिम लोधी व राणा सांगा के मध्य हुआ, जिसमें लोधियों की हार हुई। इसमें इब्राहिम लोधी हार गया, राणा सांगा जीत गया। ठीक है, इसी युद्ध में राणा सांगा का पुत्र था ना भोजराज, मीराबाई का पति, उसकी मृत्यु इसी युद्ध में हुई थी। ठीक है, तो खातौली के युद्ध का प्रश्न बनेगा आपका, कब हुआ, किस किस के बीच हुआ, और उसका परिणाम क्या रहा कि लोधियों की हार हुई और राणा सांगा की विजय हुई। इसके आगे देखो, 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में सिकंदर बाबर से युद्ध में हार गया। बेटा इसको सिकंदर को काटो और इब्राहिम लोधी लिखो यहाँ पर। सिकंदर तो मर ही गया था ना पहले ही 1517 में। ये युद्ध कब हुआ, 1526 में। तो ये सिकंदर नहीं आएगा यहाँ पे। पुरानी किताबें अगर आपके पास है तो उसमें तो कटा हुआ ही होगा, यहाँ आएगा इब्राहिम लोधी। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी, सिकंदर की जगह क्या लिखोगे आप, इब्राहिम लोधी बाबर से युद्ध में हार गया। पानीपत का प्रथम युद्ध है ये। पानीपत का कौन सा युद्ध है, प्रथम युद्ध है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ। उसमें जो है इब्राहिम लोधी बाबर से हार गया। इतिहास में ये युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। यह युद्ध युगांतकारी सिद्ध हुआ और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। ये युगांतकारी युद्ध। युगांतकारी युद्ध की संज्ञा कौन से युद्ध को दी गई है, पानीपत के प्रथम युद्ध को। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुआ। उसमें इब्राहिम लोधी हार गया, बाबर विजय हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई। और दिल्ली सल्तनत का तो क्या हो गया, विनाश हो गया, पतन हो गया, खत्म हो गया दिल्ली सल्तनत, और मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई, नए राजवंश की स्थापना हो गई। इसलिए इस युद्ध को युगांतकारी युद्ध कहा जाता है। यानी कि एक युग, दिल्ली सल्तनत का जो युग था उसका अंत हो गया। कौन से युद्ध के बाद, 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। यहाँ सारी चीजें आपको इम्पोर्टेंट याद रखने वाली है, कोई सा भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो युगांतकारी युद्ध की संज्ञा किसको दी गई, पानीपत के प्रथम युद्ध को, जो 1526 में मुगल बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। उसमें बाबर जीत गया, इब्राहिम लोधी हार गया, दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया और एक नए वंश, मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो प्रश्न कैसे भी पूछा जा सकता है,
मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई, क्या हुआ, कुछ भी, तो आपको ये पूरा ढंग से याद रखना है। ये आगरा वाला पढ़ा था ना आपने, यहीं से। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर शाह लोधी ने की। यहाँ से एक एक लाइन में प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये युगांतकारी को ढंग से याद रखना। चलो, और युगांतकारी क्यों कहा? क्योंकि एक युग यानी दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और नया युग आ गया। कौन सा? मुगल वंश की स्थापना हो गई भारत में। ये हो गया अपना दिल्ली सल्तनत के शासकों का वर्णन पूरा। अब अपन पढ़ेंगे सल्तनत कालीन प्रशासन। भाई सभी दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में हमने देखा। उसमें हमने ये भी देखा कि शासक किस प्रकार से प्रशासन व्यवस्था थी उनकी, और क्या क्या वो करते थे, सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम जो है सल्तनत कालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रशासन में जो है सल्तनत काल में किस किस तरह से कौन प्रमुख होता था, क्या होता था, ये सारा, ठीक है। तो देखो सल्तनत कालीन प्रशासन। सुल्तान, सबसे पहले सल्तनत कालीन प्रशासन में कौन है? सुल्तान। सुल्तान के लिए देखो अंडरलाइन कर लो, सुल्तान। 4 अंक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों बार अर्धवार्षिक में तो आया है, 2 साल हो गए रेगुलर अर्धवार्षिक में आता है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। सल्तनत कालीन प्रशासन का वर्णन कीजिए या सल्तनत कालीन प्रशासन व्यवस्था को समझिए। तो सबसे पहले अंडरलाइन करको 1 नंबर डाल लो, सुल्तान होता था। सुल्तान की उपाधि तुर्क शासकों द्वारा प्रारंभ की गई। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर का, कि सुल्तान की उपाधि सर्वप्रथम किस शासक ने धारण की? किसने की? महमूद गजनवी। आपको याद होगा कौन था महमूद गजनवी, पाठ के शुरुआत में ही था, जो 1000 से 1025 ईस्वी तक भारत में रहा था। आगे देखो, राज्य की संपूर्ण शक्ति सुल्तान के हाथ में थी। वह पूर्णतया प्रधान न्यायाधीश, राजनीति एवं मजहब दोनों क्षेत्रों का अधिपति होता था। सुल्तान से अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा वर्ग की राय माने। उलेमा वर्ग वो होता था, धार्मिक वर्ग होता था। ये उलेमा का शाब्दिक अर्थ वो भेजूंगी मैं आपको। धार्मिक वर्ग होता था जो नियमानुसार शासन करने के लिए राजा को सलाह देता था, सुल्तान को। तो सुल्तान से ये अपेक्षा की जाती थी कि वो उलेमा की वर्ग की राय माने, ठीक है। तो इस तरह आप सुल्तान लिखकर उसका वर्णन लिख लेना। दूसरा है अमीर, 2 नंबर डालो इस पे। अमीर, अमीर कौन होते थे? देखो अमीर अपन ने पढ़ा ही था, 40 अमीरों का गुट बनाया था ना चहलगानी, किसने? इल्तुतमिश ने। देखो सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव रहा। अमीरों के 2 वर्ग तुर्क और गैर तुर्क थे। इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का समूह चहलगानी था। अंडरलाइन कर लो, 1 नंबर का प्रश्न भी बनता है, चहलगानी क्या है, क्या था? तो उत्तर यही होगा कि इल्तुतमिश के काल में 40 अमीरों का जो समूह होता था तो चहलगानी कहलाता था। 1 नंबर का प्रश्न। सारे प्रश्न बताए जा रही हूँ बेटा, आप ध्यान रखोगे। शासन की योग्यता एवं अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम ज्यादा होता रहता था। अब क्या था, शासन जो अगर कोई शक्तिशाली शासक होता, जैसे औरंगजेब था, तो औरंगजेब ने अमीरों के मेल मिलाप पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय अमीर ज्यादा हावी नहीं थे, इनका प्रभाव कम था। और अगर शासक कमजोर होता तो अमीरों का प्रभाव बढ़ जाता था, ऐसी स्थिति थी। आगे देखो, केंद्रीय संस्था मजलिस ए खलवत, अंडरलाइन कर लो, 3 नंबर डालो। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में तीसरा बिंदु, केंद्रीय शासन संस्था, जिसको क्या कहा गया था उर्दू में? मजलिस ए खलवत। ये भी 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि मजलिस ए खलवत क्या है। 1 नंबर का भी बनता है, और वर्णन में तो करना ही है आपको, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के वर्णन में। तो केंद्रीय शासन संस्था थी मजलिस ए खलवत, जो मंत्री परिषद की तरह होती थी। वजीर, आरिजे, मुमालिक, दीवाने हिंसा, दीवाने रिसालत, इसके 4 स्तंभ थे। किसके? मजलिस ए खलवत के, ठीक है। तो 1 नंबर का प्रश्न इसका ये बनेगा कि मजलिस ए खलवत क्या है, तो आप दे दोगे उत्तर कि सल्तनत काल में जो है एक केंद्रीय शासन संस्था थी जो मंत्री परिषद की तरह होती थी, ठीक है। इसके 4 स्तंभ कौन से थे, ये भी 1 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आप पूरा वर्णन भी याद करो, उसको ढंग से याद करो कि कहाँ 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है, हर जगह प्रश्न है।
आगे देखो, अब चौथा नंबर डालो दिल्ली सल्तनत काल में। 4 नंबर पर है वजीर का कार्यालय, दीवान विजारत। ये इनके उर्दू में कहा जाता था दीवान विजारत। अब प्रश्न 1 नंबर का बन सकता है दीवान विजारत क्या था, तो उत्तर क्या होगा, दिल्ली सल्तनत काल में वजीर के कार्यालय को दीवान विजारत कहा जाता था। ठीक है, इसे वित्त विभाग कहा जाता था। दीवान विजारत अभी वर्तमान में उसका नाम क्या है, वित्त विभाग। वजीर जो होता था वो वित्त विभाग का प्रभारी होता था। ठीक है, तो वजीर का कार्य, हेडिंग पूरा होगा ये, वजीर का कार्यालय दीवान विजारत, यहाँ तक हेडिंग होगा। फिर वापस वर्णन भी यहीं से करो कि वजीर का कार्यालय दीवान विजारत कहलाता था, इसे वित्त विभाग कहा जाता था। मुस्तौफी महालेखा परीक्षक, खजीन खजांची, मजम आदार हिसाब संग्रहकर्ता, इस विभाग के देखो आगे कर्मचारी होते थे। इस विभाग के कौन से के, वजीर का कार्यालय दीवान विजारत के। ये तो आपके 4 पॉइंट हो गए। अब उसके बाद अलग अलग शासकों ने प्रशासन में क्या किया वो देखना। जलालुद्दीन खिलजी ने दीवान वकूफ व अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना की थी। ये वित्त विभाग के अंतर्गत आते थे। मोहम्मद तुगलक ने भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने हेतु दीवान अमीर कोही की स्थापना की। ठीक है, इसको रहने दो, आप ये मत लिखना इस वर्णन में। अब वापस आप यहाँ से आ जाओ, 5 नंबर डालो दीवान इंसा सल्तनत काल में, इसको छोड़ देना, ये नहीं लिखना है आपको। 5वां नंबर डाल के क्या लिखना है, दीवान इंसा। हेडिंग ये डालोगे दीवान इंसा, वर्णन भी यहीं से करोगे कि दीवान इंसा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। यानी शाही पत्र व्यवहार होता था, ये डाक विभाग था दीवान इंसा। दीवान रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह रहता था। 6 नंबर डालोगे दीवान रियासत, वर्णन होगा दीवान रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह था। 7वां नंबर डालोगे सद्र उस सुदूर, जो धर्म विभाग का प्रमुख होता था। हेडिंग भी यही, सद्र उस सुदूर, हेडिंग डालो और फिर वर्णन में क्या लिखोगे कि सद्र उस सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था, जो धार्मिक कार्यों की देखरेख करता था, धार्मिक नीतियां बनाता था। थोड़ा आप अपने मन से भी लिख सकते हो, जैसे दीवान इंसा हेडिंग डालोगे, वर्णन लिखोगे कि दीवान इंसा पर शाही पत्र व्यवहार का दायित्व था। ये जो है शाही यानी राज परिवार में जो पत्र व्यवहार होता था, डाक विभाग था ये एक, जो राज परिवार के सदस्यों में पत्र व्यवहार करता था। इस तरह से थोड़ा अपने मन से लिख देना। जैसे दीवान रियासत का कार्य विदेश मंत्री की तरह था, ये वैदेशिक मामले संभालता था, विदेशों से संपर्क करना, संधियां करना, इस तरह का। तो थोड़ा सा मन से भी वर्णन कर देना। 7 पॉइंट हो गए। सद्र उस सद्र का हो गया, धर्म विभाग का प्रमुख होता था, इसका कोष अलग होता था, ये भी इसी में धर्म विभाग का कोष अलग होता था, यहाँ तक कर देना इसका। इसमें जकात से प्राप्त धन एकत्रित होता था, यहाँ तक कर दो। धर्म विभाग का काफी वर्णन है बेटा। ये जो 7 नंबर डालोगे इस पे, सद्र सुदूर धर्म विभाग का प्रमुख होता था, इसका कोष अलग होता था, जिसमें जकात से प्राप्त धन एकत्रित होता था। काजी उल कुजात बस होता था, यहाँ ये वर्णन हो जाएगा। 7वां पॉइंट जो रहेगा ना आपका, सद्र, इसका वर्णन ये। काजी उल कुजात न्याय, वरीद मुमालिक सूचना के विभाग से। दरबार एवं राजमहल के लिए 6 कर्मचारी होते थे। वकीर ए दरबारबक, अमीर ए हाजिब, अमीर ए शिकार, अमीर मजलिस, शर ए जहादार, जहादार। ये इनको छोड़ो, आप यहाँ तक कर लेना बस सद्र का वर्णन, इसके बाद ये नहीं लिखने। आगे देखो, सल्तनत काल में सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जाता था। सल्तनत काल सैन्य धर्म सापेक्ष राजतंत्र कहा जाता, धर्म निरपेक्ष नहीं था, धर्म सापेक्ष था, धर्म के आधार पर, यानी अपने इस्लाम धर्म को ही महत्व देते थे। राजतंत्र कैसा था, धर्म निरपेक्ष। अभी वर्तमान में हमारा देश कैसा है, धर्म सापेक्ष राजतंत्र था उस समय, अभी हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था, अंडरलाइन कर लो, खम्स, खराज, जकात, जजिया, ये करते ना 4 कर आपने पढ़े फिरोज शाह तुगलक में। तो खम्स क्या होता था, युद्ध के समय लूट के सामान को खम्स कहा जाता था। प्रांतीय शासन केंद्रीय शासन का प्रतिरूप था। प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता था। प्रांतपति की नियुक्ति सुल्तान द्वारा होती थी। सिख जिले का राजस्व अधिकारी
होता था। अब आप थोड़ा सा यहाँ से लिखना, वो शूद्र शूद्र का वर्णन करके ये लिख देना कि जो पूरे शासन को प्रांतों में बांटा जाता था, फिर प्रांतों को शिक यानी जिलों में बांटा जाता था, ये यहाँ तक कर देना, ये लाइन पूरी, ठीक है। इसमें अंततः 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली में साम्राज्य सीमा तत्कालीन सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी। अब देखो, आपका दिल्ली सल्तनत का वर्णन तो यहाँ तक ही पूरा हो जाएगा। ये अंत में कर देना कि प्रांत थे, प्रांतों को शिक या जिलों में बांटा गया था, उसका अधिकारी क्या कहलाता था। यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का अंत, मतलब प्रशासन का उत्तर पूरा हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का वर्णन यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अब हमने जो पढ़ा 1200 से 1526 ईस्वी तक सल्तनत काल में जो साम्राज्य सीमा थी, शासकों की, किस शासक का साम्राज्य ज्यादा था, किसका कम था, वो जो है सुल्तान की सैनिक शक्ति के अनुसार घटती बढ़ती रहती थी। सुल्तान शक्तिशाली था, जैसे अलाउद्दीन ने खूब जीत लिया था, कोई कमजोर शासक आया तो वापस उसकी साम्राज्य सीमा घट गई, शक्तिशाली आ गया तो उसकी बढ़ गई। इस तरह से साम्राज्य सीमा घटती बढ़ती रहती थी, ठीक है। यह आपका जो है दिल्ली सल्तनत पूरा हुआ। अब हम पढ़ेंगे मुगल कालीन भारत, 1526 से 1858 तक की घटनाएं देखेंगे इसमें। अभी अभी हमने पढ़ाई है, मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने की मुगल वंश की स्थापना, ठीक है। ये अगले वीडियो में। ठीक है बेटा, पूरा ढंग से देख के, पढ़ के, और जो जो मैंने प्रश्न बताए हैं ना वीडियो में आपको, कहाँ 1 नंबर का बन रहा है, कहाँ 4 नंबर का है। 4 नंबर का जैसे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन का वर्णन है, तो उसको आप सही ढंग से करो, हेडिंग डाल के अच्छे से। और उसमें ही बन रहे हैं कि 1 नंबर के प्रश्न। अगर आप 4 नंबर का वर्णन ढंग से कर लोगे तो एक एक नंबर के प्रश्नों को भी आप, जैसे मैंने बताया, ध्यान में रखोगे, ठीक है।